सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। 49th क्लास है। इसके बाद इसके PYQs डिस्कस होंगे, उसके बाद मिसलेनियस सेक्शन जहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आगे का फिर आपके अप्रोच कैसा होना चाहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे मेंसुरेशन वाला जो मैंने PDF शेयर किया हुआ है उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है। तो और इसी के साथ हमारी क्लासेस उसके बाद एंड हो जाएंगी। 51st क्लास में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आपको सीसेट को अप्रोच कैसे करना है। ऑल्दो हमने मैथ्स वाला सेक्शन पूरा कर लिया, लेकिन सीसेट का ओवरऑल पेपर कैसे अप्रोच करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अलॉन्ग विद दैट जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको देनी चाहिए। उसके अलावा बीच बीच में कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर देता रहूँगा कि आप सीसेट के चलते कभी परेशान ना हो पाएँ और अपना पेपर में एक्सेल कर पाएँ। और आइए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। कुछ बेसिक समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या मतलब है इसका। वो बोलते हैं ना कि यार लग रहा है कि आज लगता है कि बारिश होगी, चांस, हम एक चांस की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब भी यही है, इट इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। जब आप बोलते हो कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो व्हाट यू डू कि आप एक चांस लेके बताते हो कि भैया शायद बारिश हो जाए, शायद बारिश ना हो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी वाली थिंग। या फिर आप बोलते हो इट्स अ चांस्ड, ये एक चांस है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो पूरी लाइफ हम ये चीज़ें यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ होगा तो हम उसे एज एन इवेंट डिफाइन करते हैं। अब ये इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी को हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते रहते हैं। जैसे कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा यूपीएससी क्लियर कर लेगा, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो कैंडिडेट चूज किया जाएगा रैंडमली वो फाइनली इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएगा या फिर इंटरव्यू को क्लियर कर लेगा। क्या चांसेस होंगे कि आज के दिन बारिश होगी या नहीं होगी, क्या चांसेस होंगे कि ये बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी कि नहीं करेगी। तो ये सब एस्टिमेट्स हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि हमें आगे काम कैसे करना है। तो जिंदगी तो प्रोबेबिलिटी पे ही चलती है। एक प्रोबेबिलिटी मान के चलते हो कि आप बाहर निकलोगे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती कि आप बाहर निकलोगे आपका एक्सीडेंट ही होगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती तो आप बाहर निकलते ही नहीं। सो इट्स सिंपल कि आप जैसे अगर घोड़े की रेस हो रही है और आपकी प्रोबेबिलिटी या फिर आपका चांस ज़्यादा है जीतने का, तो आप पैसा लगाओगे, नहीं है तो आप नहीं लगाओगे। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब भी यही होता है। लेकिन अब इसके बाद अगला सवाल आता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो जैसे ही ये सवाल आ जाए ना कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब है हम किसी इवेंट की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। वो इवेंट कोई भी हो सकता है, जो भी हम चीज़ें चाहते हैं कि ये चीज़ें हों वो इवेंट कोई भी हो सकता है, हम उसी की बात कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। इवेंट, नॉन इवेंट, सैंपल स्पेस, ये तीनों टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी का मतलब था द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस, आप कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स। लाइक सपोज करते हैं मैं अगर एक कॉइन है उसको टॉस करता हूं तो मेरे पास एक पॉसिबल है होगा कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये जो भी पॉसिबल आउटकम्स थे तो मैं बोल दूंगा इनका जो सेट बनेगा दिस इज द सैंपल स्पेस। मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन लिया और उछाल दिया, हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही तो एक पॉसिबिलिटी। तो द लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज इज योर सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि मेरा हेड ही आए। तो ये जो फेवरेबल आउटकम है, जो आपका फेवरेबल आउटकम, ये चीज कहलाती है इवेंट। यानी कि हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इट इज 1,
तो इट इज योर फेवरेबल आउटकम, दिस इज योर फेवरेबल आउटकम विच इज नोन एज इवेंट। लेकिन जो इवेंट नहीं है वो क्या होगा, वो नॉन इवेंट हो जाएगा। दिस टेल बिकम्स योर नॉन इवेंट, दिस इज नॉन फेवरेबल आउटकम। इसको मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज नॉन फेवरेबल आउटकम। और फिर मेरे से अगर ये क्वेश्चन आ गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं एक कॉइन को उछालता हूं तो हेड आएगा और टेल नहीं आएगा, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन को उछालने पे हेड ही आएगा, तो मैं बोलूँगा भैया ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी का मैं एक फॉर्मूला लिख दूंगा और उसी को बार बार यूज करूंगा। वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो कि मतलब हमारा जो काम दिया गया उसमें जो हमारे फेवर में जो चीज़ें हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो अगर मेरे से कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक कॉइन को उछाला गया और हेड टेल आ रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा हेड ही आएगा, तो मैं बोलूँगा फेवरेबल आउटकम कितना है, एक ही है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/2। तो जो भी फेवरेबल आउटकम्स होंगे दे आर नोन एज इवेंट। इसको मैं डिनोट कैसे करता हूँ, P ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे कि आपने एक डाइस उछाली, डाइस जानते हैं ना, पासा कहते हैं, जो शकुनी मामा पलट देते थे। ठीक है, आपको पता है एक साइड में 1 लिखा होता है, कहीं पे 2 लिखा होता है, कहीं पे 3 लिखा होता है, कहीं पे 4 लिखा होता है, एक साइड में 5 लिखा होता है, एक साइड में 6 लिखा होता है। मेरे से एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी नंबर आएगा वो नंबर इवन नंबर होगा। एक क्वेश्चन आ गया, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, भैया नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो यही है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6, नीचे जाएगा 6। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर कितनी बार आ रहा है, 2 4 6, 3 ही बार आ सकता है। तो मैं बोलूंगा इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, दैट इज 1/2। 1/2 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 बार आ सकता है, टोटल आउटकम इज 6, 3/6। ठीक है, तो ये है सैंपल स्पेस, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम्स के लिए। और जो भी आपका टास्क है, अगर जो भी आपका टास्क है जिसके फेवर में आप चीजें चाहते हैं, वो टास्क होगा आपका फेवरेबल आउटकम में। ठीक है, अब इसी तरीके से जब ये इवेंट की बात कर रहे हैं हम, तो फिर नॉन इवेंट की बात भी कर लेते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, एक चीज हमेशा समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन इवेंट, जिसको ई डैश से हम डिनोट करते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे ये कॉइन के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, हेड कब नहीं आएगा, जब टेल आएगा, ये भी 1/2 होगा। इसका सम हमेशा 1 के बराबर ही आएगा ऐड करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल उसका जो एडिशन होगा, जो देखो जो तुम्हारे काम के फेवर में हो रहा है उसका सम प्लस जो तुम्हारे काम के फेवर में नहीं था उसका सम, ऑब्वियस सी बात है सैंपल स्पेस के बराबर होगा, इसलिए उनका जो एडिशन करेंगे वो 1 के बराबर ही आना है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो प्रोबेबिलिटी का यही एक डेफिनेशन है जो बार बार जगह जगह पे यूज होता रहेगा। इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है ही नहीं, बेसिक चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं प्रोबेबिलिटी में। यही चीज़ आप बार बार यूज करते रहोगे अलग अलग सिचुएशन में, आप पाएंगे कि आप इस क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले बेसिस पे आराम से कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं ऑल्दो आपको आगे बताऊंगा। अब जैसे एक अनबायस्ड डाइस थ्रो किया गया, अनबायस्ड डाइस का मतलब यह है कि 1 और 2 या 3 या 4 या 5 या 6 कोई भी नंबर आएगा, लेकिन ऐसा कोई बेईमानी नहीं है, कोई भी नंबर आ सकता है रैंडमली। ऐसी कुछ कोई भी श्योरिटी नहीं है कि 1 आ गया तो 1 ही अगला आना है, 2 भी आ सकता है, तो रैंडम है, कोई भी बेईमानी नहीं की है हमने। जैसे उसमें नहीं होता कि हमने बेईमानी कर दी भैया अब 1 आ रहा है तो 1 ही आता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अनबायस्ड, कोई बायसनेस नहीं है।
तो अनबायस्ड डाइस थ्रो किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक इवन नंबर मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, नंबर लेस देन 5 मिलेगा। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप इसका सैंपल स्पेस डिफाइन कीजिए। सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, जब आप एक अनबायस्ड डाइस थ्रो करेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इज द योर सैंपल स्पेस, 6 नंबर इज योर सैंपल स्पेस। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक इवन नंबर मिलेगा, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3। तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल सैंपल स्पेस, दैट इज 3/6 इज इक्वल टू 1/2, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, तो मल्टीपल ऑफ 3 देखेंगे तो ये है और ये है, 3 और 6 ही है जो 3 का मल्टीपल है। तो आपके लिए जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 एंड 6, तो टोटल इज 2/6। दिस इज द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/3। अब ये बोला है कि ऑड नंबर आए, ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 3 5, यही तो है। तो 3 नंबर है जो आपके फेवरेबल आउटकम है, टोटल सैंपल स्पेस 6 है, टोटल आउटकम्स जो है वो 6 है, आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। या नंबर लेस देन 5, 5 से लेस नंबर, 5 से नंबर लेस कौन कौन से, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इज द नंबर लेस देन 5, तो इसको मैं बोलूंगा इट इज 4। चार बार चांसेस है कि 5 से नीचे नंबर होगा, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो टोटल सैंपल स्पेस है इट इज 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरी 2/3। सिंपल, यहां पे हमने इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल एटलीस्ट 1 हेड। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझना, सबसे पहले आपका काम हमेशा यही होगा कि आपको अपना सैंपल स्पेस डिफाइन करना होगा। तो मैंने 2 कॉइन्स को फेंका, तो पहले वाले पे हेड आ सकता है, दूसरे वाले पे भी हेड आ सकता है, एक चांसेस है। पहले वाले पे हेड आ सकता है, दूसरे वाले पे टेल आ सकता है, दूसरा चांसेस है। पहले वाले पे टेल आ सकता है, दूसरे वाले पे हेड आ सकता है। पहले वाले पे टेल आ सकता है, दूसरे वाले पे भी टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई और चांस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो मेरे को पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, केवल एक टेल आए। तो एक टेल कौन कौन सी सिचुएशन में, या तो HT आ जाए या तो TH आ जाए। तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी है, 2 है। टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 4 है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी, 2/4, दैट इज 1/2। अब मेरे को दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड तो रहेगा। तो एटलीस्ट 1 हेड कौन कौन सा ऑप्शन है, HT में 1 हेड आ रहा है, TH में 1 हेड आ रहा है, डबल H में भी 1 हेड तो आ रहा है, लेकिन यहां पे 2 हेड आ रहा है। लेकिन ये एटलीस्ट बोला है, कम से कम एक हेड होना चाहिए। TT क्या उसमें आएगा, नहीं, क्योंकि वहां पे कोई हेड नहीं है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वो हैं 3। टोटल सैंपल स्पेस कितना है, वो है 4। यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो समझ रहे हैं, डेफिनेशन बेस्ड सवाल है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिक रूल है इसका, जैसे वहां पे हम एक रूल पढ़े थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, वो यहां पे घुमा फिर के इन ईदर वे अप्लाई होता है। एक इवेंट, 2 इवेंट हैं A एंड B। इफ इवेंट A एंड B अगेन को होना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर अकरेंस आर PA एंड PB रिस्पेक्टिवली। इवेंट A है, इसकी प्रोबेबिलिटी PA है। इवेंट B है, इवेंट B है, इसकी प्रोबेबिलिटी PB है। तो ये प्रोबेबिलिटी की दोनों हो जाएं, A एंड B बोथ अकर, दोनों को होना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इट इज PA इंटू PB। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों हो जाए तभी मेरा काम पूरा होगा। तो उस केस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिक चीज है। वहां पे जो अप्लाई हुआ यहां पे अप्लाई हुआ। मैथमेटिक्स की तो यही खूबसूरती है यार, कि जो चीज फैक्ट है, जो एक जगह अप्लाई होगी वो हर जगह अप्लाई होती है। मैथमेटिक्स का रूल फेल नहीं करता। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि A टारगेट को हिट करेगा इज 1/3 और B जो है वो टारगेट को हिट करेगा इट इज 5/6, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हिट द टारगेट इफ वन शॉट इज टेकन बाय बोथ ऑफ देम इज। अब देखो दोनों काम होगा तभी मेरा काम पूरा होगा। तो सीधी सी बात है, इसका सीधा सा मतलब है पिछले रूल के अकॉर्डिंग इट इज ओवरऑल प्रोबेबिलिटी PA इंटू PB
और पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इट इज़ 1/3, और दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, मैं इसको सॉल्व करूँगा, इट इज़ 5/18। सिंपल, यही होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। एक और रूल देख लेते हैं, इफ ए इवेंट और बी इवेंट हैव टू अकर, मतलब या तो एक वाला ए इवेंट अकर हो जाए मेरा काम हो गया, या तो बी वाला इवेंट हो जाए मेरा काम हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट हो गए फिर। तो याद कीजिएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। And if the probability of the occurrences are PA and PB respectively, then the probability that event A or event B occur is PA plus BB। सेम चीज जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में देखा था, PA प्लस PB हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाला काम हुआ तो भी मेरी जॉब पूरी होगी, ये वाला काम हुआ तो भी मेरी जॉब पूरी हो गई, दोनों का होना मिले जरूरी नहीं है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो एडिशन हो जाएगी। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि ए जो जीतेगा रेस वो 1/3 है, PA इज 1/3, और मेरे पास बी की प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी है 1/5 है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी विन, मतलब कोई भी जीत गया तो मेरा काम हो गया, ईदर ए और बी विन, और ये और वर्ड आ गया, देन द रेस इज ऑब्टेन्ड बाय PA प्लस BB। तो सीधा सा मतलब है प्रोबेबिलिटी इनकी क्या होगी, इनके जीतने के 1/3 प्लस 1/5, और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो इट इज 15, 5 + 3 एंड दिस बिकम 8/15। ठीक है, तो सो इधर ए और बी विन द रेस, इनकी प्रोबेबिलिटी PA प्लस PB होगी। सेम रूल, सेम बेसिक्स, आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ कभी फेल नहीं करती। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो कभी भी फेल नहीं करेंगे, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे हमें दोनों इवेंट को कंबाइन करना होगा। ठीक है, अब वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। जैसे ये एक सवाल है, इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन व्हाट इज द चांस दैट सम ऑफ द नंबर्स इज नॉट लेस देन 10। यहां पे मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा, एक तो ये तरीका कि एंड और का आप यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो देखो, इनका जो सम है, जो हमने डाइसेस थ्रो किए हैं, इनका जो सम है वो 10 से कम नहीं आना चाहिए, यही तो कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इन डाइसेस के जो फेसेस का सम है इट कैन बी इधर 10 और 11 और 12। कौन कौन सी सिचुएशन में पॉसिबल होगा ऐसा, वो ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल होगा या तो पहली वाली डाइस में 6 आ जाए एंड दूसरी वाली डाइस में 4 आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। और पहली वाली डाइस में 5 आ जाए, दूसरी वाली डाइस में 5 आ जाए, ये एंड होगा। ठीक है भाई, इसमें 5 आएगा, इसमें भी 5 आना मजबूरी है, डिपेंडेंसी है। या फिर मेरा काम तब हो सकता है जब पहली वाली डाइस में 4 आ जाए एंड दूसरी वाली डाइस में क्या आ जाए 6 आ जाए। लेकिन अब चलो, और कोई सिचुएशन बन नहीं रही जब इनका सम 10 आ सकता है, लेकिन 11 वाली केस में बन रही है सिचुएशन है। या फिर मेरा काम तब पूरा हो सकता है या जब पहली वाली डाइस में 6 आ जाए और दूसरी वाली डाइस में 5 आ जाए। या फिर मेरा काम तब पूरा हो सकता है जब पहली वाली डाइस में 5 आ जाए और दूसरी वाली डाइस में 6 आ जाए। या फिर मेरा काम तब हो सकता है जब पहली वाली डाइस में 6 आ जाए और दूसरी वाली डाइस में भी 6 आ जाए। यही वो पॉसिबिलिटीज हैं जब मेरा काम पूरा हो पाएगा। एंड वाले इवेंट्स भी यूज हुए और वाले इवेंट्स भी यूज हुए। अब समझना, पहली वाली डाइस में 6 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6, क्योंकि 1 2 3 डाइस में क्या नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो पहली वाली डाइस में 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है 1/6, और दूसरी वाली में 4 आ जाए, दूसरी वाली के लिए भी 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है फेवरेबल आउटकम 1/6 प्लस, क्योंकि और की जगह हम प्लस से रिप्लेस करेंगे। इसी तरीके से 5 और 5 के लिए 1/6 इंटू 1/6 प्लस, इसी तरीके से 4 और 6 के लिए 1/6 इंटू 1/6 प्लस, इसी तरीके से 6 और 5 के लिए 1/6 इंटू 1/6। मतलब आप समझ रहे हैं भाई, हम उछालेंगे 6 आएगा, 6 उसमें 6 सैंपल स्पेस हैं, उसमें से 6 आने के एक ही तो चांस बनेगा, तो 1/6 इंटू 1/6
प्लस 5 एंड 6 1/6 इंटू 1/6 प्लस दोनों में 6 आ जाए 1/6 इंटू 1/6 और इसको मैं टोटल ओवरऑल ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स 1/36 एंड दिस इज 1/6। ये आपका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होगा। बट मुझे अगर इतना स्टेप करने का मन नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। आइए वो दूसरा तरीका देखते हैं। सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 डाइसेस थ्रो हुई तो इनके सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं, 1 1, पहले वाले में 1 आ रहा है, दूसरे वाले में 1 2 आ गया, तीसरे वाले में 3 आ गया, पहले वाले में भी 1 ही आ रहा है, 1 4 1 5 1 6। ये एक सिचुएशन बन सकती है। दूसरे वाले में 2 आ जाए, पहले वाले में 1 आ जाए, या फिर दूसरे वाले में 2 आ जाए, दूसरे वाले में पहले वाले में 2 आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, या फिर पहले वाले में 2 आ जाए, दूसरे वाले में 3 आ जाए, और इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से पहले वाले में 3 आ जाए, दूसरे वाले में 1 आ जाए, पहले वाले में 3 आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, इस तरह से लिखते जाएंगे 3 3। यही सैंपल स्पेस बनेंगे ओवरऑल, 3 4 3 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। चलो इसको थोड़ा सा सफाई कर देते हैं। 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। यही सैंपल स्पेस बनेगा, यही पॉसिबल अक्रेंसेज है। मैंने वो सारे लिख लिए, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 5 6। उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यही पॉसिबल इवेंट्स बनेंगे। पहला वाला जो लिखा हुआ है पहले डाइस का लिखा है, दूसरा वाला जो लिखा है दूसरे डाइस का लिखा हुआ है। ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि मेरे को ये देखना है 2 डाइसेस थ्रो की गई तो मेरा टोटल सैंपल स्पेस कितना बन गया, कितने इवेंट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। वैसे भी ऐड करेंगे तो टोटल 36 ही आएगा, तो नीचे मैं 36 लिख दूंगा टोटल सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ऊपर मेरे को लिखना है कि द सम ऑफ द नंबर्स इज नॉट लेस देन 10, 10 से छोटा नहीं है, तो 1 1 10 से छोटा, ये मेरा जो पॉसिबल आउटकम है वो नहीं है, ये नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे कहीं पे सम बन रहा है 10 के बराबर, नहीं बन रहा है। 2 1 से लेके 2 6 तक बन रहा है, ये लास्ट में 8 ही आ रहा है, नहीं बन रहा है। 3 1 4 के बराबर है और 3 6 9 के बराबर, ये पॉसिबल नहीं है। 4 1 5 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो 4 और 6 मेरे लिए एक पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, तो ये मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है क्योंकि इसका सम 10 के बराबर होगा। 5 5 मेरे लिए पॉसिबल आउटकम है, 5 6 भी पॉसिबल आउटकम है, इसका सम 10 के बराबर होगा, इसका 11 के बराबर होगा। इसी तरीके से 6 4 6 5 एंड 6 6, यही मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है, बाकी फेवरेबल आउटकम नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर लिख दूंगा 6, तो उत्तर आ जाएगा 1/6। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते थे, जो पसंद आए कर लो। यू हैव बीन गिवन अ वर्ड एज एप्पल, आपको एप्पल एक वर्ड दिया गया। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स इन विच बोथ पी आर टुगेदर, आपको एक एप्पल वर्ड दिया गया और ये आपसे पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों पी साथ में हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं कि कितने वर्ड्स आप एप्पल के वर्ड से बना सकते हैं। तो आपको याद होगा उस केस में टोटल केसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, तो टोटल केसेस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 वर्ड्स हैं, लेकिन p रिपीटिंग है अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा। और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये निकल के आएगा 5 4 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि इंटू फैक्टोरियल 2 यहाँ पे लिख देंगे, ये फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, ये कट जाएगा। 5 4 जा 20, 23 जा 60।
अब मेरे को बोल रहा है दोनों पी साथ में है, बोथ पी आर टुगेदर। इसके पॉसिबल आउटकम क्या है? टोटल केसेस तो मेरे 60 हैं, लेकिन दोनों पी कितने केस में साथ रहेंगे? तो मैं मान लेता हूं दोनों पी को मैं एक वर्ड मान लेता हूं, ठीक है, 4 वर्ड की संख्या बनाने की कोशिश करता हूं। तो इसके फेवरेबल केसेस क्या होंगे? फैक्टोरियल 4, और दोनों पी सिमिलर हैं तो कोई कुछ करना ही नहीं, ठीक। तो ये जो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा बोथ पी आर टुगेदर इज फैक्टोरियल 4, यही वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। और अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स नहीं, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल 4 अपॉन 60, और 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 60, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा आपका प्रोबेबिलिटी इट इज़ 2/5। आसान है। प्रोबेबिलिटी का बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही फंडा है, यही चलता रहेगा। अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के केसेस दे देंगे आपको, बोलेंगे फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, यही सब क्वेश्चंस आते रहेंगे और आप करते चले जाओगे। We have 3 boys and 4 girls. What is the probability that all the boys sit together? Again similar question. आपके पास 3 boys हैं, you have 3 boys, and you have 4 girls, G1, G2, G3, G4. अब 7 लोग हैं, समझिएगा 7 लोग हैं, इनको बैठना है, तो टोटल केसेस क्या हो जाएंगे? टोटल केसेस ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 7, 7 + 3, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, फैक्टोरियल 7। लेकिन टोटल बॉयज एक साथ बैठ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? तो टोटल बॉयज सिट टुगेदर, ये कितने केसेस में होगा? अब इसको मैं एक साथ मान लेता हूं, एक बच्चा मान लेता हूं, और इनको अलग अलग मानता हूं, तो ये टोटल 5 हैं, हो गए 5 प्लेसेस, तो फैक्टोरियल 5। लेकिन ये बच्चे भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं, इट इज़ फैक्टोरियल 3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालने पे आऊँगा तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आपका फेवरेबल आउटकम है, ये टोटल आउटकम है, अपॉन फैक्टोरियल 7। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो फैक्टोरियल 5 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, इससे मैं इसको काट देता हूँ, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 1/7, ठीक है। सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमने सीखा है वही हम बार बार अब अप्लाई करेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, हम जान लेते हैं, कभी ये टर्म आ जाए, ऑड इन फेवर। ऑड इन फेवर कभी ऐसा टर्म आ जाए तो सीधी सी बात है, ऑड इन फेवर का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ई अपॉन ई डैश भी आप लिख सकते हो, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ठीक है। ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर, अगर ये टर्म आ जाए, वैसे ये पूछेंगे नहीं, ठीक है, बट भरोसा नहीं है इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूछेंगे नहीं, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। और टोटल केसेस की मैं बात करूं, इक्वल टू फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, ठीक है। अब जैसे आपको मान लीजिए प्रोबेबिलिटी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 1/4, और आपसे ऑड इन फेवर पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, ये हो गया फेवरेबल, ये हो गया टोटल केस, तो अनफेवरेबल कितना हो गया? 4 - 1 इज इक्वल टू 3। भाई टोटल केसेस 4, फेवरेबल 1, अनफेवरेबल इज 3। तो ऑड इन फेवर की अगर मैं बात करूंगा, ऑड इन फेवर, तो ये मैं बोल दूंगा फेवरेबल कितना है? फेवरेबल 1 है, तो ऊपर मैं 1 लिख दूंगा, और अनफेवरेबल कितना है? मैं लिख दूंगा 3। इसी तरीके से रीअरेंजमेंट कर लूंगा, हो जाएगा। अब ऑड अगेंस्ट फेवर आ गया तो अनफेवरेबल ऊपर लिख दूंगा
और अपॉन फेवरेबल 3/1। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कभी आ जाए तो आराम से इसको आप कर सकते हो। अब कभी आ गया, मान लो कि ऑड इन फेवर दे दिया, सपोज आपका ऑड इन फेवर दे दिया, लेट्स से इट इज 2/3, ऑड इन फेवर दे दिया, और आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल दे दिया है आपको, ये पता है, अनफेवरेबल पता है ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/5। सिंपल अरेंजमेंट, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। 2 डाइसेज आर थ्रोन, ठीक है, 2 डाइसेस को थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फेसेस विल शो द सेम नंबर। इजी क्वेश्चन है, 2 डाइसेस को थ्रो किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो फेसेस हैं वो सेम नंबर शो करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, अगर ऐसा आएगा तभी दोनों सेम आउटकम ड्रॉ करेंगी। तो सीधी सी बात है, फेवरेबल आउटकम हो गए 6, टोटल आउटकम हो गए 36, मैंने आपको देखा है, तो इट इज़, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ समझना, कुछ जो बेसिक्स हैं आपको समझने की ज़रूरत है। आइए मैं उसको आपको बताता हूँ पहले, कि देखो जो हमने आपसे कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सैम्पल स्पेस मैंने आपको बताया है। अनबायस्ड का मतलब बेसिकली हमेशा वो अनबायस्ड वाला ही क्वेश्चन पूछेंगे। अनबायस्ड का मतलब होता है जैसे हमने कॉइन टॉस किया, तो चांस ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल बोथ इज 1/2, इक्वल चांसेस। बायस्ड है तो आपसे बोल सकता है कि हेड का चांस 1/3 है, टेल का चांस 2/3 है, बट वो बायस्ड वाला सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। इसके बाद थोड़ा सा डाइसेस के बारे में हम जान भी लेते हैं। ये चीज देखो सीधी सी बात है, 1 डाइस इज थ्रोन, इफ 1 डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस थ्रो की जाती है, व्हाट इज द टोटल आउटकम, टोटल आउटकम इज 6, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इसी की जगह अगर 2 डाइस फेंकी जाएंगी तो टोटल आउटकम क्या होंगे, आपको मैंने दिखाया था, इट इज 6 × 6 इज 36। ठीक है, अगर कभी देते 3 डाइसेस थ्रो की गई तो टोटल आउटकम्स आपके जो पॉसिबल होंगे वो 6 × 6 × 6 दैट इज 216 ही होगा। ये मल्टीप्लाई करते जाओगे, और इसी तरीके से अगर 4 डाइसेस थ्रो की जाएंगी तो टोटल आउटकम होंगे 6 × 6 × 6 × 6 दैट इज 216 × 6, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर 6 × 36, 3 6 × 6 7 8 9 6 2 12 1296, 5 होंगे तो इसमें इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देना। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कई बार हमें ऐड कर मतलब निकालने में प्रॉब्लम होती, तो आप ये याद रख सकते हैं, 5 आएगा तो 6 की पावर 5, 6 डाइसेस थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 6, यही होगा। ठीक है, अब आते जैसे ये क्वेश्चन भी है, 2 डाइस थ्रो की गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द फेसेस ऑफ डाइसेस इज लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, 2 डाइस थ्रो की गई है, टोटल सैंपल स्पेस मुझे पता है 2 डाइसेस का कितना है, 6 × 6 इट इज 36। अब इनके फेसेस का जो सम है इट इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो पहली डाइस में अगर 1 आ गया तो दूसरी डाइस में मिनिमम 1 आएगा, जब इनका सम 2 होगा, मिनिमम सम तो 2 होगा। 3 कब कब आ सकता है इनका सम, पहली डाइस में 1 आ जाए, दूसरी वाली में 2 आ जाए, पहली डाइस में 1 आ जाए, पहली डाइस में 2 आ जाए, दूसरी डाइस में 1 आ जाए। और 4 कब हो सकता है इनका सम, पहली डाइस में 1 आ जाए, दूसरी डाइस में 3 आ जाए, पहली डाइस में 2 आ जाए, दूसरी डाइस में 2 आ जाए, पहली डाइस में 3 आ जाए, तीसरी डाइस में 1 आ जाए। यही तो पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। 2, 3 और 4 तक के लिए पूछा है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, टोटल हैं 6, टोटल सैंपल स्पेस कितना था 36, यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 डाइसेस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द फेसेस ऑफ द डाइसेस एज 15, 15 उनका सम आ जाए, उनके फेसेस का सम, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो देखो सीधी सी बात है,
एक डाइस में 5 आ जाए, दूसरे में भी 5 आ जाए, तीसरे में भी 5 आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये कितने केसेस होंगे? 1 होंगे। किसी एक डाइस में 4 आ जाए, किसी एक डाइस में 5 आ जाए और किसी एक डाइस में 6 आ जाए। किसी एक डाइस में 4 आ जाए, किसी एक डाइस में 5 आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ पहली डाइस में 4 आए, मैं कह रहा हूँ किसी एक डाइस में 4 आ जाए, किसी में एक 5 आ जाए, किसी में एक 6 आ जाए, तो मेरा सम जो है वो 15 आ सकता है। तो ये कितने केसेस हैं? 3 प्लेसेस, 3 डाइसेस का अरेंजमेंट 4 5 6 के हिसाब से। तो देन इट इज फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6 केसेस बन जाएंगे ऐसे। एक केस ये हो सकता है कि किसी डाइस में 3 आ जाए, बाकी की 2 डाइस में 6 6 आ जाए। तो इसके कितने केसेस पॉसिबल हैं? 3 प्लेसेस, 2 नंबर्स रिपीटिंग, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इट इज इक्वल टू 6। तो फेवरेबल केसेस आपके कितने बन गए टोटल? ठीक है, ये बन गए फेवरेबल केसेस जो आपके टोटल बन गए, और किसी केस में 15 नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि 6 + 6 इक्वल टू 12, तो 3 का अरेंजमेंट से नीचे हम जा ही नहीं पाएंगे। 5 5 5 नीचे अरेंजमेंट हम जा ही नहीं पाएंगे। 4 5 6 वाला हम अरेंजमेंट देख ही लिया है। तो इसके अलावा और कुछ केसेस पॉसिबल नहीं है। आप किसी में कभी भी 1 नहीं ले पाओगे, पॉसिबल ही नहीं। आप ट्राई करना 1 लेके, बाकी में तो 6 लेना पड़ेगा, तब 13 तक ही आएगा। तो 1 तो आप ले ही नहीं पाओगे किसी में। तो कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो फेवरेबल केसेज इज 10, टोटल नंबर ऑफ केसेज इज आपकी हो गई 216, 10 अपॉन 216, 10 अपॉन 216, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 अपॉन 108। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट मी। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 442। उसके अलावा आई क्वालिफाइड इनटू दिस एग्जामिनेशन। आई एम द राइटर ऑफ दिस बुक। 4 डाइसेस थ्रो की गई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द फेसेस ऑफ डाइसेस एज 20? ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है। ये मैं आपको, चलो मैं बता देता हूँ, बट ये एक अच्छा सवाल है, आपके होमवर्क के लिए भी होना चाहिए था, बट स्टिल लेट मी डू इट फॉर यू। 20 है इनका सम। तो एक केस क्या हो सकता है कि पहली वाली डाइस में हम 6 ले लें, दूसरी वाली में 6 ले लें, तीसरी वाली में 6 ले लें, चौथी वाली में 2 ले लें। अब इसके कितने केसेस पॉसिबल हैं? अब समझना, इसके कितने केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, इसके केसेस पॉसिबल हैं 4 प्लेसेस, और रिपीटिंग कितने हो रहे हैं? 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। एक केस ये हो सकता है किसी एक डाइस में 6 आ जाए, दूसरे केस में किसी दूसरी डाइस में 6 आ जाए, और एक में 5 आ जाए, और एक में 3 आ जाए। ये चीज़ आपको माइंड से सोचनी पड़ेगी, नहीं तो आप सारा लिखने बैठोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीधी सी बात है, 4 प्लेसेस को भरना है, लेकिन 2 नंबर्स रिपीटिंग हैं, तो फैक्टोरियल 2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 × 3 इज इक्वल टू 12। 4 3 जा 12। ठीक है, 12 केसेस होंगे। एक ये हो सकता है कि किसी डाइस में 6 आ जाए, दूसरी डाइस में 6 आ जाए, तीसरी डाइस में 4 आ जाए, चौथी डाइस में 4 आ जाए। इसके कितने केसेस पॉसिबल हैं? अगेन इट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। सेम लॉजिक। अब देखो, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इज 24 अपॉन 2 इंटू 2, और इसको आप सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 6। ठीक है, एक केस ये भी हो सकता है कि एक डाइस में 6 आ जाए, 2 में 5 आ जाए, और एक में 4 आ जाए, 6 5 5 4। तो इसके केसेस कितने पॉसिबल हैं? फैक्टोरियल 4 अपॉन ये वाला रिपीटिंग है फैक्टोरियल 2। दिस बिकम्स 4 3 जा 12। और एक केस ये है कि 5 आ जाए सभी में, 5 5 5 5 5 5, ये लास्ट केस है। तो इसका तो एक ही केस बनेगा। तो यही पॉसिबल केसेस बनेंगे जिनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता रहेगा। अब ये टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 4 + 12 + 6 + 12 + 1, और इसको मैं ऐड करता हूँ तो 12 6 12 4 + 12 + 6 + 12, 4 + 12 + 6 + 12 + 1, तो 12 4 16, 16 6 22, 22 और 12 34 और 1 35। टोटल आपके जो फेवरेबल केसेज हो गए 35,
तो ओवरऑल जो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो बन जाएगी 35 अपॉन 4 डाइसेस है ना 6 की पावर 4, ठीक है, 6 की पावर 4 इज 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज़ 1296। तो ये बन जाएगा 35 अपॉन 1296, ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं, बस वही एक फार्मूला, बार बार सैंपल स्पेस निकाला, उसमें से हमारे पॉसिबल आउटकम्स ले लिए और इस क्वेश्चन को हमने कर दिया। अलग अलग केसेस में आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये इस तरह से आपको चीज़ों को करते रहना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कॉइन्स वाले केसेस में वो प्रोबेबिलिटी के तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली मेन चीज़ इसमें बताने का पर्पज है कि आपको सैंपल स्पेस का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि सीधी सी बात है, अगर मैं एक कॉइन उछालूंगा तो मेरा जो सैंपल स्पेस है वो केवल हेड एंड टेल का है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा वो होगा 2। अगर मैं 2 कॉइन्स उछालता हूँ, मैं 2 कॉइन्स उछालता हूँ तो मेरा जो केस बनेगा वो हेड टेल, टेल हेड या हेड हेड या टेल टेल ही बन सकता है। तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 4 का बनेगा, 2 स्क्वायर। अगर मैं 3 कॉइन्स उछालता हूँ तो मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हेड 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 या फिर हेड हेड टेल या फिर हेड टेल हेड या फिर टेल हेड हेड या फिर टेल 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 या फिर टेल टेल हेड या फिर टेल हेड टेल एंड फाइनली या फिर हेड टेल टेल। यही पॉसिबल सैंपल स्पेस बनेगा जो कि एक्चुअली आप 2 क्यूब से डोनेट कर सकते हैं, दैट इज़ 8। और अगर 4 कॉइन्स उछाल दूंगा, मैंने 4 कॉइन्स उछाल दिए तो जो भी आएगा उसका टोटल सैंपल स्पेस बनेगा 2 की पावर 4 दैट इज़ 16, और ये इंटू 2 के हिसाब से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। 5 कॉइन 2 की पावर 5 32 एंड सो ऑन। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अब सपोज 3 कॉइन उछाल दिया, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स? क्या पॉसिबिलिटी कि आपको केवल 2 टेल्स मिलेंगे? तो टोटल सैंपल स्पेस तो 8 है और एग्जैक्टली 2 टेल मिलने हैं। आइए काउंट कर लेते हैं, एग्जैक्टली 2 टेल कहाँ पे है? एक तो ये रहा, एक तो 2 3 ही केस में एग्जैक्टली 2 टेल्स हैं, नहीं तो या तो 1 है या तो 3 है, ठीक है, या तो है ही नहीं। तो 3 ही के जो आपके पॉसिबल आउटकम्स है, जो भी आपके मतलब फेवरेबल आउटकम्स है वो 3 ही है, तो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी। सिंपल है। इसी तरीके से 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, 2 हेड, 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। ये आपका होमवर्क है। इसके लिए बस आपको याद रखना है कि आपको ये वाला सैंपल स्पेस यूज करके पोस्ट करना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। कभी यूपीएससी भी सिंपल ऐसे भी सवाल पूछ देगा और फिर एक सीक्वेंस ऑफ आंसर दे देगा, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करना जरूर, और होमवर्क में कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताना इसका क्या होगा। चारों के आंसर आपको लिखने हैं। अगले सवाल पे आते हैं। इसके बाद कार्ड्स का कॉन्सेप्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं, जिन एक्चुअली ये उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो कार्ड्स खेलते नहीं है, जैसे मेरे जैसे लोग। मैं कार्ड्स नहीं खेलता हूँ तो मुझे कार्ड्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। ऐसे ही चेस के भी क्वेश्चंस आते हैं, और जिनको चेस खेलने की आदत नहीं है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ऑल्दो इट्स अ फेमस गेम, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी जो खेलते ही नहीं है। अब उनको तुम सवाल पूछ दोगे सडनली तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएगा। कई लोग को स्क्वायर्स भी नहीं पता होते क्योंकि उन्होंने बचपन से ही चेस नहीं खेला होता, बट स्टिल अब वो आ रहा है, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। तो जो भी कार्ड्स होते हैं, जो आपके कार्ड्स होते हैं, जो कार्ड वाला गेम होता है, इसमें यू हैव द 52 कार्ड्स। ये बेसिक जरूर पता रखना। 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में जो रेड वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं 26, ठीक है, और जो ब्लैक वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं 26। रेड और ब्लैक में कार्ड्स आपके बटे होते हैं। जो रेड वाले होते हैं वो होते हैं 26, जो ब्लैक वाले होते हैं वो होते हैं 26। इस रेड में 13 डायमंड के पत्ते होते हैं, इसको हम कहते हैं डायमंड। इसके 13 पत्ते होते हैं। उसके बाद 13 हार्ट वाले पत्ते होते हैं, और ब्लैक वाले में क्लब होता है, इसके 13 पत्ते होते हैं।
और इसके बाद स्पेड होता है जिसके 13 पत्ते होते हैं। और नंबरिंग कैसे होती है भाई, 1 A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद जोकर आता है, फिर क्वीन आता है, फिर किंग आता है, और घुमा फिरा के ये सबसे बड़ा ही माना जाता है इक्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एस, जोकर, क्वीन, किंग। ऑल्दो ये सबसे बड़ा होता है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। नंबरिंग के लिए बता रहा हूँ, बट इसको इक्का बोलते हैं इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरीके से सभी में ये कार्ड्स होते हैं, ठीक है। डायमंड वाले केस में भी ऐसे होंगे, हार्ट वाले में भी होंगे, क्लब वाले में भी होंगे, स्पेड वाले में भी होंगे। तो ऐसे केस में फिर आपसे पूछ दिया ना कि कितने किंग होते हैं, तो डायमंड का एक किंग, हार्ट का एक किंग, क्लब का एक किंग, स्पेड का एक किंग, 4 किंग होते हैं। कितनी क्वींस होती हैं, डायमंड की एक रानी, हार्ट की एक रानी, क्लब की एक रानी, स्पेड की एक रानी, 4 रानियां होती हैं। कितने जोकर्स होते हैं, सबके एक एक 4 जोकर्स होते हैं। इसी तरीके से उसके अलावा कुछ टर्म और यूज होते हैं, ऑनर्ड कार्ड्स। ऑनर्ड कार्ड्स कितने होते हैं, ठीक है। ऑनर्ड कार्ड्स में आपके इक्का, बादशाह, क्वीन और जोकर आता है। दैट इज ए, इसको आप ए लिखते हैं, किंग, क्वीन एंड जोकर, ये ऑनर्ड कार्ड्स होते हैं। एंड फेस कार्ड्स, और इसकी संख्या मैं बता दूं तो सभी में 4-4 हो गए, तो टोटल संख्या इनकी ऑनर्ड कार्ड्स की 16 होती है। एंड फेस कार्ड्स की मैं बात करूं, फेस कार्ड्स की मैं बात करूं तो इक्का का कोई चेहरा नहीं होता, केवल इनका चेहरा होता है। तो किंग, क्वीन एंड जोकर, किंग, क्वीन एंड जोकर। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो गए, इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3, 12 टोटल फेस कार्ड्स होते हैं। घुमा फिरा के जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे, इतने बेसिक का कॉन्सेप्ट अगर आपने रखा हुआ है तो आप आराम से कर लेंगे। तो इसको आप जरूर से नोट कर लेना, ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये कार्ड्स के एक बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि वो कभी भी पूछ सकते हैं, यार पूछ दिया और बेसिक मान लो कि अगर आपको यही नहीं पता है कि कितने राजा होते तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, गलत करके आ जाओगे, तो वो अच्छी बात तो नहीं होगी। ऑल्दो देयर आर चांसेस कि वो ना भी पूछें, क्योंकि उनको कोई पत्ते खिलाने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। बट प्रोफेसर की मर्जी है, क्वेश्चन बनाने पे आगे तो क्या कर लोगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक, एक पैक से 4 कार्ड्स ड्रॉ कर लिए, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड्स जो हैं वो क्वीन हैं। तो सीधी सी बात है, 2 रानियां चुननी हैं, टोटल रानियां थी 4, तो इसमें से फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं कि दो रानियों को आप कितने तरीके से चुन सकते हैं, दैट इज 4C2। लेकिन टोटल पॉसिबिलिटीज क्या थी कि आप 2 कार्ड्स चुन सकते थे 52 कार्ड्स में से, इट वाज 52C2। दिस इज द टोटल, दिस इज द फेवरेबल, डिवाइड कर दो, आपका उत्तर निकल जाएगा। तो द आंसर इज 4C2 अपॉन 52C2, ये आपका उत्तर होगा। सिंपल सीधा क्वेश्चन। 4 रानियों में से 2 रानियां आप इतने तरीके से चुन सकते हैं, 52 पत्ते में से 2 पत्ते चुनेंगे, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन चूज। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए एक एक करके फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर डायमंड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप समझना इस चीज को। 2 कार्ड चुने गए, ठीक है, 2 कार्ड चुने गए और एक एक करके चुने गए। इसका सीधा सा मतलब है, अगर हमने एक निकाल लिया तो हमने उसको वापस नहीं रखा। तो पहले कार्ड में अब डायमंड्स कितने हैं, डायमंड्स आपको बताए थे मैंने 13 थे, तो पहला कार्ड जो आएगा वो हमारा डायमंड आ जाए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 13/52। क्यों, क्योंकि 13 कार्ड थे, हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स थे, जो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स थे वो 13 थे, टोटल आउटकम तो 52 ही होंगे, 52 तरीके से हम कार्ड्स निकाल सकते हैं। तो ये पहले वाले की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन उसके ठीक बाद हमारा काम तब पूरा होगा जब अगला कार्ड भी डायमंड होगा। तो अब हमारे पास बचे कितने पत्ते, 51, उसमें से बचे कितने डायमंड, 12। तो ये इसका उत्तर होगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। 2 cards are drawn from a pack of cards in such a way that once a card is taken out, it is again put into the pack.
यानी कि कार्ड्स की संख्या अब चेंज नहीं हो रही है, आपने निकाला आपने रख दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर डायमंड? उस केस में आप निकालने के बाद अपने पास रख लेते, अभी आप निकाल के वापस रख रहे हो। तो पहले वाले केस में प्रोबेबिलिटी थी 13/52, इसका रीजन मैंने जस्ट दे दिया आपको, इनटू फिर से आप निकालोगे तो फिर से 52 पत्ते हैं, उसमें से 13 में से कोई भी एक होता है जो आपका फेवरेबल आउटकम हो सकता है। तो अगेन इट इज 13/52, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। इट इज एन एंड इवेंट, जब मैंने आपको बताया था। अगला ये सवाल, द लेटर्स ऑफ द वर्ड लखनऊ आर अरेंज्ड अमंग्स देमसेल्फ। लखनऊ के वर्ड्स को आपस में अरेंज किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नाउ इन द वर्ड। नाउ वर्ड कितनी बार होगा? तो सीधी सी बात है, नीचे मेरे को लखनऊ के वर्ड्स को अरेंज करना है और ऊपर इस तरह से देखना है कि LUC के कैसे भी अरेंज हो, लेकिन नाउ वर्ड हमेशा साथ में रहे, यही तो कह रहा है। तो नीचे वाले केसेस में क्या पॉसिबिलिटी है? नीचे वाले केसेस में ये पॉसिबिलिटी है, कितने तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ? फैक्टोरियल 7 तरीके से, यही हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। और लखनऊ में नाउ तो मैंने इसको वन वर्ड मान लिया और मैं इसको आपस में अरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नाउ चाहिए, WN नहीं चाहिए, OWN नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए NOW, मेरे को वही चाहिए। तो मैं इसको आपस में रीअरेंज नहीं करूँगा। तो मेरे पास एक तरह से 5 लेटर्स है जिनको आपस में अरेंज करना है, तो वो कितने तरीके से वो ले सकता हूँ मैं? फैक्टोरियल 5। ठीक है, क्योंकि इसको एक वर्ड मान लिया, बाकी ये 4 वर्ड कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5। तो ऊपर आ गया फैक्टोरियल 5 अपॉन 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। इसको मैं कर दूंगा तो 1/42। सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आपके प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। अगली क्लास में मैं आपसे प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आप पाएंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन उन्होंने नहीं के बराबर पूछे हैं। वो पहले पूछते थे, लेकिन सीसेट जब से आया एक्चुअली आपका 2011 और 2013 के बाद से उन्होंने प्रोबेबिलिटी के बहुत रेयरली क्वेश्चंस पूछे हैं। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पिछले उठाऊंगा जो वो लोग यूपीएससी ने पूछ रखे हैं आपसे, ताकि आप यूपीएससी ने क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में आप जान सकें। इस टाइम पे ऑल्दो वो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं उसके क्वेश्चंस, बट स्टिल एक बेसिक जानकारी जरूरी है, ताकि आपके पास अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप गलती ना करें। और अभी तक अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो यार इस चैनल को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि दूसरे बच्चों तक भी हम इस चैनल को पहुंचा पाएँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस मेंसुरेशन का जो PDF है आपको इस चैनल पे ही मिलेगा। विद दिस आई थैंक यू ऑल। दिस वाज नीलेश कुमार सिंह।